गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा वीडियो में हम लोग वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में हम लोग विस्तृत से समझें। और आज हम आप सभी को देख रहे हैं स्क्रीन पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम लोग इसके बारे में समझें कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो विस्थापन अभिक्रिया के एक तत्व है और ये तत्व है और BC एक यौगिक है और उस यौगिक में जो कमज़ोर तत्व है, जो दुर्बल तत्व है, उसको ये तत्व यानी सक्रिय तत्व उसको उसके स्थान से उसको हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये AC बन रहा है, AC यौगिक का निर्माण कर रहा है और B को ये मुक्त कर दे रहा है, B को अलग कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो तत्व है B को हटा दे रहा है, प्रबल तत्व है, प्रबल सक्रिय तत्व है, प्रबल अभिक्रियाशील तत्व है, प्रबल अभिक्रियाशील तत्व है। और जो यहाँ पे जो देख रहे हैं B है वो जो है यौगिक में दुर्बल अभिक्रियाशील तत्व है। और इस तरह से ये जो है B का स्थान ग्रहण कर लेता है और एक ये आपका यौगिक का निर्माण करता है AC और B को अलग कर देता है, मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया YC रासायनिक अभिक्रिया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है।
उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें विस्थापन अभिक्रिया में उसका डिफिनेशन क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? प्यारे बच्चों, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे हम लोग उदाहरण लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है वो आप देखिए। एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? तो यहाँ देखिएगा फेरस सल्फेट बनेगा, SO4 प्लस कॉपर धातु मुक्त होगा। अब यहाँ पे देखिए फेरस क्या है? ये सॉलिड में है। ये यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये ठोस में है, ये S है, ये जलीय विलयन है, और ये भी जो आपका है ये भी जलीय विलयन होगा, ये Q, और ये ठोस होगा। अब यहाँ पे समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो ये देखते हैं कि समीकरण संतुलित है। लेकिन इस समीकरण को देखने से हमें स्पष्ट हो रहा है कि फेरस जो एक तत्व है या एक तत्व है, और ये तत्व जो है अधिक अभिक्रियाशील है, और इस यौगिक में इसको कॉपर को हटा देता है। एक कॉपर को हटा दे रहा है और हटा करके जो है इसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। ये देखिए कॉपर को हटा करके ये स्थान ग्रहण कर लिया, और ये कॉपर को जो है यहाँ से यहाँ मुक्त हो गया। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जब ये कॉपर जो है, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीला रंग का होता है, नीला रंग का होता है। और जब उसमें हम लोग फेरस का कील डालते हैं तो कुछ समय के बाद जो है इसका जो कलर हो जाता है वो हरा हो जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को मालूम करने के लिए हमें 4 चीज़ की जानकारी होना चाहिए। और उन 4 चीज़ में जानकारी में से एक चीज़ है कि ये रंग का परिवर्तन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि रंग का भी परिवर्तन हो रहा है, तो स्वाभाविक कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। हमारे प्यारे दोस्तों, यदि यह समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा। दूसरा उदाहरण में हम लोग लिख रहे हैं जिंक सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट SO4, पुनः फिर जो है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर देगा। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, ये देखिए जिंक क्या है? जिंक तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस अवस्था में है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये Q होगा, और ये भी एक Q ही प्राप्त हो रहा है, जलीय विलयन है, और ये ठोस प्राप्त हो रहा है। समीकरण को देख लिए कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं संतुलित है। तो देखने से मालूम होता है, स्पष्ट होता है कि ये समीकरण जो है वो संतुलित है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तत्व जो है, ये भी देखिए एक तत्व है ये, और ये तत्व जो है ये कॉपर को हटा दे रहा है यौगिक में। ये टोटल जो है इस यौगिक है, और इस यौगिक में, ठीक है, इस यौगिक में
कम अभिक्रियाशील धातु को हटा दे रहा है, कम अभिक्रियाशील धातु को हटा दे रहा है। और ये देखिए बन जा रहा है जिंक सल्फेट। क्या बन जा रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। और यहाँ से ये जो कॉपर है वो कॉपर को मुक्त कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक तत्व जो है यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को, तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? आप जानते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। स्थान ग्रहण कर ले रहा है। इस तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि जिंक जो है, फेरस और जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से, यानी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। हमारे क्रियाशील तत्व को हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे कैसे है? तो यहाँ पे जान रहे हैं कि जो जिसको हटा देगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, लेकिन याद रखना होगा। अब इसी चैप्टर के या आगे हम लोग तत्वों की अभिक्रियाशीलता का एक श्रेणी दिया हुआ है और उसी श्रेणी को हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, और वह भी हम एक ट्रिक के माध्यम से उसको हम बताएंगे। हमारे प्यारे साथीगण, यदि आप ये समझ गए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझने का कुछ प्रयास करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक हम उदाहरण से समझते हैं, और वो उदाहरण क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, और उस उदाहरण जो है वो देखिए हम लोग AB प्लस CD, और यहाँ पे हम लोग उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा? AD बन जाएगा और एक बन जाएगा CB बनेगा, CB AD और CB बन रहा है। अब यहाँ देखने से हमें स्पष्ट हो रहा है इस उदाहरण से कि ये जो यौगिक है और इस जो यौगिक है, इस दोनों यौगिक में आपस में आयनों का या परमाणुओं का या तत्वों का आदान प्रदान कर रहा है, और उस आदान प्रदान के फलस्वरूप AD और CB का निर्माण कर दे रहा है। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा उस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर मालूम पड़ रहा है कि ये भी यौगिक है और एक CD यौगिक है, और इस दोनों यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। अब जब आयन का बात हो गया तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहता है, ये प्लस में रहता है और ये माइनस में रहता है। अब यहाँ देखिएगा कि ये जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है। यहाँ पे देखिएगा C प्लस में है और ये माइनस में है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है इस यौगिक में, और इस यौगिक में आयनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग इनका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होता है, यहाँ लिखते हैं वायसी रासायनिक परिभाषा में, वायसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है
होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक बार पुनः भी देख लीजिए, यहाँ पे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। उसे भी इसका जो उदाहरण है, उसका उदाहरण को देख लीजिए। और ये बहुत सुंदर उदाहरण है, आप इसको याद रखिएगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, यानी जलीय विलयन ये क्यू है प्लस, और इसका जो है बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब ये आपस में अभिक्रिया किया जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट, और ये भी ये क्यू रहेगा प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे ध्यान में देना है, इसका परिभाषा में जिक्र किया हुआ है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, तो हम लोग जानते हैं। इसमें देखिएगा कि इसमें क्या है, इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। यहाँ पे हम बेरियम को देखेंगे तो प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी अभिकारकों में ये अभिकारक है, ये भी क्या है, अभिकारक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच क्या है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, एक आपका सोडियम क्लोराइड बन रहा है और एक आपका बेरियम सल्फेट बन रहा है। अब बेरियम सल्फेट जो बनेगा तो इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस अवक्षेप का जो रंग होता है, इसका जो कलर होता है, यह कलर किस कलर का होता है, तो हमारे प्यारे छात्र ये रंग जो होता है सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ये बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो, यानी अवक्षेप को हम लोग नीचे दिखाते हैं, नीचे तली में अविलय रह जाता है तो उसको तीर से हम लोग नीचे दिखाते हैं, अवक्षेप का निर्माण होता है, तो कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हमारे प्यारे दोस्त छात्र, एक तीर में दो शिकारी हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया की भी परिभाषा याद हो जा रहा है, साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया का भी परिभाषा याद हो जा रहा है। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पुनः एक बार और हम लोग देख ले बेरियम सोडियम सल्फेट, ये देखिए सोडियम प्लस में होता है, सल्फेट माइनस में होता है। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयनों का अभिकारक जो है, अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो है इसके साथ ज्वाइंट हो रहा है और ये देखिए इसके साथ ज्वाइंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट और यहाँ सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो इस तरह से यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि यह वीडियो अच्छा आपको लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे